Now the state legislature, the state government has to make laws for day-to-day governance. स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है? लॉज बनाना, गवर्नेंस करने के लिए, एंड ऑल्सो हैज़ टू मीट द सिविक नीड्स ऑफ द पीपल, और सिविक नीड्स ऑफ द पीपल की जो नीड्स है उसको पूरा करने की कोशिश करने का काम करती है. द ऑर्गन दैट परफॉर्म्स दिस फंक्शन इज नोन एज द स्टेट लेजिस्लेचर, और जिस ऑर्गन के थ्रू ये फंक्शन परफॉर्म होते हैं दैट इज़ नोन एज स्टेट लेजिस्लेचर. अब स्टेट लेजिस्लेचर have two houses. Some state there are two houses, in some state there is one houses. Let us see. Legislature that have only one house are called unicameral legislature. ठीक है, इसको याद रखना. One house, that is unicameral. And most of the states in India have only one houses of legislature, that is called legislative assembly or Vidhan Sabha. ठीक है, and it is lower house, called also lower house. And legislatures with two houses are called bicameral legislature. And there are Vidhan Sabha, legislative assembly, lower house, and the Vidhan Parishad or legislative council. ठीक है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश है बाईकैमरल लेजिस्लेचर. ये 7 जो स्टेट हैं वहाँ पर बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, मीन्स वहाँ पर 2 हाउसेस वर्क करते हैं, दैट इज़ विधानसभा एंड विधान परिषद. विधानसभा, अनदर नेम इज़ विधानसभा एज लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड विधान परिषद अनदर नेम इज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, विधानसभा इज द लोअर हाउस एंड विधान परिषद इज द अपर हाउस. ओके, अब वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दिस विधानसभा एंड देन आफ्टर विधान परिषद. नाउ व्हाट इज विधानसभा? द विधानसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. इट इज कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स directly elected by the people from state constituencies. They are known as member of the legislative assembly. और इनके जो मेंबर हैं जो इलेक्ट होते हैं विधानसभा के, वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं पीपल के थ्रू. ठीक है, इलेक्शन होते हैं इनके पीछे, जैसे हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में पर पूरे इंडिया को स्टेट्स में डिवाइड कर देता है. स्टेट को फिर उनके पॉपुलेशन वाइज कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है. तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हर एक एमएलए इलेक्ट किया जाता है थ्रू द डायरेक्ट असेंबली. द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट द नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट बी मोर देन 500 और लेस देन 60. कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ये पहले से डिक्लेयर कर रखा है कि 500 से ज़्यादा और 60 से कम नहीं होना चाहिए. In addition to elect members, the governor of a state can nominate one member of the Anglo-Indian community if he or she feels that a community is not being adequately represented in the assembly. अब क्या होता है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से ये है कि गवर्नर कैन नॉमिनेट वन मेंबर ऑफ द एंग्लो-इंडियन कम्युनिटी, उनके तरफ से हो सकता है, इफ़ ही और शी फील्स that the community is not being adequately represented in the assembly. मतलब उनको जैसे लगता है कि उस कम्युनिटी से नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये अधिकार किसके पास होता है? गवर्नर के पास. ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर. अब देखो ये 2 हाउसेस है. अब हाउसेस को लीड करने के लिए भी कोई होना चाहिए. तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या है? सून आफ्टर द इलेक्शंस मेंबर्स हु इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली choose a speaker and डिप्टी स्पीकर फ्रॉम अमंगस द मेंबर्स. अब क्या किया जाता है? जो प्रेसिडेंट, अब वो विधानसभा में चुन के आ गए, पीपल इलेक्ट होके आ गए, अब उनमें से भी उनकी असेंबली को लीड करने के लिए वो क्या चुनते हैं? स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर. द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द हाउस एंड कंडक्ट्स इट्स प्रोसीडिंग. अब स्पीकर का क्या काम है? प्रिसाइड्स ओवर द हाउस मीन्स हाउस का अध्यक्षता करना और कंडक्ट्स इट्स प्रोसीडिंग. And he or she allots time for various items on the agenda and
to the members to speak on various subjects and he also allots the time for various item. कुछ ऐसे एजेंडा होते हैं जिसको डिस्कशन करना होता है असेंबली में, तो उसकी टाइम अलॉट्स कौन करता है? स्पीकर, ठीक है। और इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर हु वर्क्स? डिप्टी स्पीकर, ठीक है। आपकी क्लास में मॉनिटर नहीं होता तो उसके एब्सेंस में कौन देखता है क्लास, कौन माइंड करता है क्लास? असिस्टेंट मॉनिटर। तो सेम वे स्पीकर, देयर इज असिस्टेंट, स्पीकर इज नोन एज डिप्टी स्पीकर. She decides whether a bill is a money bill और एन ऑर्डिनरी बिल. कुछ भी डिस्कशन होता है तो वो डिस्कशन होता है, ड्राफ्ट तैयार होता है तो वो बिल जो बनता है तो उसमें वो वही डिसाइड करता है, स्पीकर डिसाइड करता है कि वो बिल ऑर्डिनरी है या मनी बिल है. मनी बिल मीन्स मनी से रिलेटेड जो बिल हुआ दैट इज़ मनी बिल. फिर इफ़ एनी मेंबर मिसबिहेव्स द स्पीकर कैन एडवाइज हिम टू लीव द हाउस. अब असेंबली में बैठे हैं तो कुछ डिस्कशन में कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गया, कोई एग्रेसिव हो गया और तोड़ फोड़ करके जैसे बाहर वेल में आकर चिल्लाना करने लगते हैं, तो ऐसे समय में स्पीकर हैज़ द राइट टू एडवाइज हिम टू लीव द हाउस. उनको हाउस को लीव करने के लिए एडवाइस कर सकता है. ठीक है. बोथ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर डू नॉट वोट. However, when there is a tie, the speaker has the right to cast a vote. This is known as the casting vote to break the tie. ठीक है. कभी ऐसा होता है, सिचुएशन आ जाती है कि किसी बिल को पास कराने में या कुछ ऐसा सिचुएशन है जिसमें टाई हो गया. ठीक है. टाई हो गया मीन्स बराबर में हो गए. ऑपोजिशन वाले के वोट और जो रूलिंग पार्टी उनके वोट बराबर हो गए, तो अब उसमें से रिजल्ट निकालना फिर मुश्किल हो जाता है. तो एट दैट टाइम स्पीकर हैज़ द राइट टू कास्ट अ वोट. एक वोट उसको उस समय कास्ट करने के लिए दिया जाता है. ठीक है. एंड दिस इज नोन एज द कास्टिंग वोट टू ब्रेक द टाई. आई बात समझ में? टाई को ब्रेक करने के लिए वो अपना उस समय वोट कास्ट कर सकता है. ठीक है. कास्ट अ वोट. नाउ नेक्स्ट इज टर्म. टर्म. अब विधानसभा का जो टर्म होता है वो कितने टाइम का होता है? तो विधानसभा हैज़ अ टर्म ऑफ 5 years. दिस टर्म कैन हाउएवर बी कट शॉर्ट बाय द गवर्नर. ऑन द अदर हैंड द गवर्नर कैन ऑल्सो एक्सटेंड अ विधानसभा टर्म ड्यूरिंग अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी. मीन्स ये नॉर्मली दिस विधानसभा टर्म इज 5 years, बट समटाइम्स it can be extended during the emergency period, state of emergency like that. लेकिन ये जो अधिकार है कि उनके 5 years से पहले डिज़ोल्व कर दिया जाए या 5 years के बाद भी इसको एक्सटेंड किया जाए, ये किस पर डिपेंड करता है? गवर्नर पर. ठीक है. गवर्नर के पास ये अधिकार होता है कि टर्म को कट कर दिया जाए या टर्म को एक्सटेंड कर दिया जाए. ठीक है. नाउ सेशन. व्हाट इज सेशन? द विधानसभा मीन्स एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर. अब असेंबली में सभी चुन के आते हैं, तो उस असेंबली में सभी जो उनके मेंबर्स हैं साल में 2 बार मिलते हैं. द इंटरवल बिटवीन 2 सेशन कैन नॉट बी मोर देन 6 months. 6 months से ज़्यादा का टाइम उनके इंटरवल नहीं होना चाहिए. ठीक है. Moreover, the house can carry out its proceeding only when 1/10 of the total number of members are present. This is known as quorum. ठीक है. अब इसमें क्या कहा जाता है कि हाउस 10 मेंबर भी यदि हाउस में प्रेजेंट हैं तो उसको हाउस को सेशन को स्टार्ट किया जा सकता है. प्रोसीड कैरी आउट इट्स प्रोसीडिंग उसका चालू रहेगा. हाँ, वो किसी के लिए नहीं कि वो नहीं आया है तो हमारा ये असेंबली नहीं चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता. तो इसको क्या कहते हैं? कोरम. इट इज़ नोन एज कोरम. तो और विधानसभा में जो मीट होती है वो एटलीस्ट ट्वाइस इन ईयर, 6 months के गैप, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए उनके मीटिंग में. नाउ कम टू द विधान परिषद.
The another paragraph is about the Vidhan Parishad. Another house is there, Vidhan Parishad. First lower house we read about that is Vidhan Sabha. Now second house is Vidhan Parishad. Now let us see what is Vidhan Parishad. If the legislature of a state has a second house, it is known as the Legislative Council or Vidhan Parishad और द अपर हाउस. तीनों एक ही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद और अपर हाउस. ये सारा बोला जाए तो आप समझ लेना कि दैट इज अबाउट द विधान परिषद. द एग्जिस्टेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट. ठीक है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, उस पर डिपेंड करता है. द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन हैव एज 1/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. इट कैन नॉट हैव लेस देन 40 मेंबर्स अनलेस अप्रूव्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. मीन्स इसमें ये कहा जाता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जितने मेंबर्स हैं उनके 1/3 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में होना चाहिए. सपोज यदि 400 है तो 400 का 1/3 कितना होता है, आप उससे काउंट करके निकाल सकते हो कि उतने मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में होने चाहिए. लेकिन इट शुड नॉट बी लेस देन 40 मेंबर्स. ये भी आपको ध्यान रखना है. ठीक है, ये बातें लेजिस्लेटिव काउंसिल में होती है. फर्स्ट अपर हाउस और दूसरा इनका जो मेंबर्स हैं, इनके मेंबर्स हैं वो 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के होने चाहिए. अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज नोन एज MLC. मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नोन एज MLA और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर है उसको MLC बोला जाता है. Unlike the legislative assembly which is elected directly by the people, the legislative council is indirectly elected by a body of electors. The elector exercise this power on behalf of the people. अब देखो लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स हैं दे आर इलेक्टेड बाय अ बॉडी ऑफ इलेक्टर्स. जो चुन के आते हैं उनसे, उनके द्वारा ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर चुने जाते हैं. और इसमें कहा जाता है कि दे यूज देयर पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. अंडरस्टूड? एक में डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल और दूसरे में इनडायरेक्टली, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. अंडरस्टूड? नाउ कंपोजिशन. अब ये जो है मेंबर्स इनके हैं वो कैसे बनते हैं देखते हैं. द कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज एज फॉलोज. देखो सबसे फर्स्ट यहाँ 4 चीज़ें होनी चाहिए. फर्स्ट है 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली. अब देखिए आपका यदि लेजिस्लेटिव काउंसिल में 100 मेंबर्स होना चाहिए तो 100 मेंबर्स का 1/3 जो पार्ट है वो कौन चुन के लेके आएंगे? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनसे चुना जाएगा. अब 1/3 of the members of the legislative council are elected by the members of the local bodies in the state. अब 100 में 1/3 तो elected bodies of legislative assembly से आ गए, उनके द्वारा चुने गए. अब 1/3 जो है बाकी वो लोकल बॉडीज है उनसे चुन के आते हैं, उनके द्वारा चुन के आते हैं. लोकल बॉडीज जैसे पंचायत है, नगर पंचायत है या नगर पालिका है, इनसे जो चुन के आते हैं, उनके द्वारा जो चुन के आते हैं दैट इज़ 1/3. ठीक है. अब नेक्स्ट है 1/12 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द टीचर्स. ठीक है, हु हैव टॉट इन सेकेंडरी स्कूल्स एंड अबव फॉर मोर देन 3 years. सेकेंडरी स्कूल्स में मोर देन 3 years उन्होंने टीच किया हो. फिर उसके बाद है 1/12 of the members of the legislative council are elected by the graduates of any university in India.
और 1/12 members are elected by the graduates of university in India. तो यहाँ हमने देखा कि 4 चीज़ें, 4 पॉइंट है. एक 1/3 बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल, फिर नेक्स्ट 1/3 है बाय elected members of the local bodies, फिर 1/12 है, सॉरी 1/12 है members legislative by elected by the teachers. फिर उसके बाद 1/12 is elected by the graduates of any university in India. तो ये 4 तरह से मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल चुन के आते हैं. अब एक और तरीका है, इसमें 1/6 पार्ट, जो 1/6 पार्ट है वो नॉमिनेट किए जाते हैं. The rest of 1/6 members are not elected. They are nominated by the governor and consist persons who have distinguished themselves in the fields of art, literature and science. Art, literature, science में जो अलग पहचान जिन्होंने बना रखी है, उनको सोशल सर्विस के लिए या कोऑपरेटिव मूवमेंट्स के लिए, तो उनको सेलेक्ट किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से MLC आर चूजन, कैसे वो चुने जाते हैं. नाउ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. व्हाट इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर? अब असेंबली में जिस तरह लेजिस्लेटिव असेंबली को कंडक्ट करने के लिए, लीड करने के लिए स्पीकर चुने जाते थे और डिप्टी स्पीकर चुने जाते हैं, उसी तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी प्रिसाइड करने के लिए, उसको अध्यक्षता करने के लिए चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन सेलेक्ट किए जाते हैं. लेट अस सी हु इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर. द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल चूज वन पर्सन फ्रॉम अमंग अस themselves as the chairperson and another person as the deputy chairperson to preside over its session. ठीक है, सेशन को प्रिसाइड करने के लिए उनके बीच से ही चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन चूज़ किए जाते हैं. उन जितने मेंबर्स हुए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनके बीच से ही चुने जाते हैं. ठीक है, अब ये चेयरपर्सन एंड डिप्टी चेयरपर्सन का फंक्शन सेम होता है एज डिप्टी स्पीकर का इन लेजिस्लेटिव असेंबली में. ठीक है, तो द चेयरपर्सन एंड द डिप्टी चेयरपर्सन परफॉर्म द सेम फंक्शन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल as those performed by the speaker and the deputy speaker in the legislative assembly. Okay, it is the duty of the chairperson and the deputy chairperson to maintain discipline in the house and see that it carries out its function properly. अब इनका काम क्या है कि हाउस में जो भी वर्क हो रहा है वो प्रॉपरली चल रहा है, फंक्शन प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा, और ही साथ हाउस के में डिसिप्लिन मेंटेन करना भी इनका काम होता है. ओके, नाउ द टर्म. कितना टर्म होता है हमने देखा. अभी लेजिस्लेटिव असेंबली की जो टर्म होते हैं वो कितने साल के होते हैं? 5 years के. ठीक है, द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ परमानेंट हाउस एंड कैन नेवर बी डिसॉल्व. यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो एक परमानेंट हाउस होता है जिसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता. जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली में हर एक 5 years के बाद ये डिसॉल्व हो जाता है और फिर इलेक्शन के थ्रू चुन के आते हैं उनके मेंबर. पर लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐसी बात नहीं होती है. इट इज़ अ परमानेंट हाउस. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, ईच मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज़ टर्म ऑफ 6 years. ठीक है, 1/3 of its member retire after every 2 years, जिसके कारण 1/3 of the members retire every 2 years के बाद रिटायर होते जाते हैं. Elections only take place to fill vacancies created post retirement of a member. हाँ, इलेक्शन ओनली टेक प्लेस टू फिल वैकेंसीज. अब जो वैकेंसीज फिल हो गई हैं उस पर ही क्रिएट किए जाते हैं मेंबर्स को. ठीक है, नाउ क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स टू द 2 houses. अब इन दोनों ही हाउसेस में किसी भी मेंबर को उनकी सदस्यता लेने के लिए किन बातों का क्वालिफिकेशन होना चाहिए? लेट अस सी.
फर्स्ट, ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये तो आपको सब जगह इसका तो यूज़ होगा ही। He or she should not be less than 25 years of age for the विधान सभा and not less than 30 for the विधान परिषद। विधान परिषद के लिए 30 years होना चाहिए और विधान सभा के लिए 25 years। ओके, नेक्स्ट, he she should not hold any office of profit under the गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंडर में ऐसा कोई भी वर्क प्रॉफिट के पोस्ट पर नहीं होना चाहिए यदि वो एमएलए या एमएलसी का कैंडिडेट बनता है। हिज और हर नेम शुड बी ऑन द वोटर लिस्ट। उनके नेम किस में होने चाहिए? वोटर लिस्ट में होने चाहिए। नाउ द फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। क्या फंक्शंस हैं स्टेट लेजिस्लेचर के? फर्स्ट, इट मेक्स लॉ, है ना। स्टेट लेजिस्लेटर मेक्स लॉ एंड अप्लाई ओनली टू द स्टेट कंसर्न। जिस स्टेट में वो है ये जो लॉ बने उसी स्टेट में इस लॉ को अप्लाई होगा। ठीक है। अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑन विच स्टेट कैन मेक लॉज इज डिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज द स्टेट ले। अब ये है कि किस पर लॉ बनाएगा स्टेट, तो ये जो है किन किन बातों को लेकर लॉ बना सकता है स्टेट, वो कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेट लिस्ट में बताया गया है। ठीक है। अब ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो जाते हैं उससे रिलेटेड? इट इंक्लूड एग्रीकल्चर, लैंड रेवेन्यू, पब्लिक हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर एक्सेट्रा। तो इन सब से रिलेटेड स्टेट कैन मेक लॉज। कौन कौन सी बातें हैं? पब्लिक हेल्थ, लैंड रेवेन्यू, एग्रीकल्चर, लॉ एंड ऑर्डर एक्सेट्रा। नाउ स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज एज वेल एज abolish आउटडेटेड वन। अब स्टेट लेजिस्लेचर को ये अधिकार है कि वो न्यू लॉज को बना सके और जो ओल्ड हो गए हैं, आउटडेटेड हो गए, उनको एबॉलिश कर सके, हटा सके, उनके पास ये अधिकार होता है। समटाइम्स चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन नोन एज अमेंडमेंट्स। और ये जो चेंजेस उसको क्या कहा जाता है? अमेंडमेंट्स। याद रखना, हैव टू बी मेड। चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिलेट टू द स्टेट can only be brought about after they have been approved by at least half members of the state legislature। अब ये बात यहाँ पर होती है कि कोई भी कानून बनता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत वही लॉ बन सकता है जब अप्रूव कराया गया तो उसमें एट लीस्ट हाफ मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, हाफ उसको एटलीस्ट उनके फेवर में वोट किए होंगे, तभी उसको माना जा सकता है। ठीक है। अब क्या माना जा सकता है? स्टेट कैन मेक इट इज़ अ लॉ माना जा सकता है। तो यहाँ पर एक बात समझ में आ गई ना आपको कि क्या है, कोई स्टेट अप्रूव करेगा तभी कोई भी बिल है या कोई भी लॉज तभी अप्रूव होता है जब तक कि उस लेजिस्लेचर असेंबली के 1/3 मेंबर, एटलीस्ट हाफ मेंबर उसको अप्रूव नहीं करते हैं। ठीक है। नाउ मेकिंग ऑफ लॉज। मेकिंग ऑफ लॉज क्या है? Every law is initially drafted as a proposal. This proposal is presented in the form of a bill in the legislature. Bills are of two types, ordinary bill and money bill. The Vidhan Sabha and Vidhan Parishad have unequal powers with regard to the passage of bills. अब क्या होता है कि कोई भी लॉ इनिशियल शुरुआत में क्या होता है कि उसको
ड्राफ्ट किए जाता है, प्रपोजल, उसके प्रपोजल को ड्राफ्ट किया जाता है, फिर उसको इस प्रपोजल को प्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ बिल इन द लेजिस्लेचर में फॉर्म प्रेजेंट किया जाता है, और उस पर डिसाइड किया जाता है कि बिल्स किस तरह का। बिल्स दो टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स एंड मनी बिल्स। जो मनी से रिलेटेड दैट इज मनी बिल, एंड उससे रादर देन अदर्स आर ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, फिर क्या होता है, अब इसमें उनको फिर वहाँ उसके ऊपर डिस्कशन होती है, फिर वो डिसाइड होता है, फिर जो मेंबर्स ऑफ असेंबलीज़ हैं, लेजिस्लेचर असेंबली है और जो एमएलसी है, उनके अकॉर्डिंग डिस्कशन होते हैं, फिर कुछ वोट दिए जाते हैं, फिर उसके आधार पर यदि वो टोटल विधानसभा में जितने सीट हो उसके हाफ से ज़्यादा यदि उनको उस पर वोट आ गए, वोट दिए गए, तो वो पास माना जाता। लेकिन यहाँ पर विधानसभा में ज़्यादा अधिकार है रैदर देन कि विधान परिषद में। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑर्डिनरी बिल्स क्या है, अब देख लेते हैं ऑर्डिनरी बिल्स क्या है, मनी बिल्स क्या है। एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर द अपर or the lower house. After the tabling of the bill, it is discussed, debated and voted upon. अभी जैसे मैंने बताया आपको, for bills that are introduced in the lower house, once the Vidhan Sabha passes the bill, it's sent to the Vidhan Parishad for debate and discussion. The Vidhan Parishad can pass the bill, amend it or reject it. It cannot delay a bill for more than 4 months. After this, the bill is deemed to have been passed by both the house and it is sent to the governor for his or her assent. If the bill is introduced in the Vidhan Parishad and rejected in the Vidhan Sabha, that is end of the bill. Unlike the parliament, there is no provision of joint sitting in the states. अब ये बिल ऑर्डिनरी बिल जो होते हैं पहले या तो अपर हाउस में जाएगा, या तो विधान परिषद में जाए, या तो विधानसभा में जाए। अब वहाँ पर जब टेबलिंग होता है, मतलब आफ्टर द टेबलिंग, मतलब उनको प्रेजेंट किया जाता है, इट इज़ डिस्कस होता है, फिर उसके ऊपर डिबेट होता है एंड देन वोट होता है। ठीक है, जब लोअर हाउस में इसको प्रेजेंट किया था, विधानसभा पास द बिल, जब लोअर हाउस में यदि प्रेजेंट किया, विधानसभा ने इसको पास कर दिया, तो क्या होता है, इट इज सेंट टू द विधान परिषद। किसको भेज दिया जाता है, अपर हाउस, विधान परिषद। अब विधान परिषद भी क्या है, उसकी भी ड्यूटी है कि वो उसको पास भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है और उसमें अमेंड भी कर सकता है, उसमें कुछ चेंजेस लाके उसको फॉर्मुलेट भी कर सकता है। लेकिन इट कैन नॉट डिले ए बिल फॉर मोर देन 4 मंथ्स। 4 मंथ से ज़्यादा वो डिले नहीं कर सकता है। यदि उसने इसको इस तरह से नहीं डिले किया तो ये बिल पास माना जाता है। आफ्टर दिस द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास टू बोथ द हाउस के जो दोनों हाउस से पास होने के बाद ये जो बिल है गवर्नर के पास जाते हैं और गवर्नर के एक्शन की जरूरी है, उनके परमिशन जरूरी है। अब यदि विधान परिषद में बिल फर्स्ट विधान परिषद एंड रिजेक्टेड एंड विधान परिषद में पहले यदि यह बिल पेश किया जाता है और उसको विधानसभा के द्वारा रिजेक्ट किया जाता है, तो उसके बाद कोई प्रोविज़न नहीं है कि वो बिल फिर आ सके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मनी बिल्स। अब मनी बिल्स क्या है देखते हैं। अ मनी बिल कैन नॉट ओरिजिनेट इन द विधान परिषद और द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल में मनी बिल ओरिजिनेट नहीं किया जा सकता है। ये द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली पहले क्या करते हैं, सबसे स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली सर्टिफाइज अ बिल एज अ मनी बिल। पहले उसको वो पहले सर्टिफाई करते हैं कि ये मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है। मनी बिल होता है तो इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड देन सेंट टू द विधान परिषद। ठीक है, उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर वहाँ पर डिबेट होता है, फिर वोट होता है एंड देन इट इंट्रोड्यूस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड देन सेंट टू द
it is sent to the Vidhan Parishad, which can only make recommendation. और फिर वो विधान परिषद अपनी recommendation मनी बिल पर दे सकती है. It cannot delay the bill more than 14 days. It can delay the passing of money bill for 14 days. सिर्फ 14 days के लिए वो डिले कर सकती है. After which it is considered as passed by both the houses. और इसके बाद ये जो बिल है वो दोनों हाउसेस से पास माना जा सकता है. एंड आफ्टरवर्ड इट्स सेंट टू द गवर्नर फॉर अप्रूवल. अंडरस्टूड. तो इस तरह मनी बिल मोस्टली लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस्ड किया जाता है. लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये जाती तो है, लेकिन वहाँ पर वो सिर्फ उनके रिकमेंडेशन के लिए, बिल के रिकमेंडेशन के लिए जाती है. देन आफ्टर इट इज सेंट टू द गवर्नर फॉर द अप्रूवल. अब एक स्टेट बजट भी होता है, जिस स्टेट बजट होता है कि उसके एक्सपेंडिचर और इनकम, क्या इनकम हुई और क्या एक्सपेंडिचर, इससे रिलेटेड भी बिल जो है उसको भी मनी बिल के अंदर ही लाया जाता है. ठीक है. द स्टेट बजट इज़ अ फॉर्म ऑफ मनी बिल. The income and expenditure of the state and allocation of resources to different departments is deal with the budget. कौन से डिपार्टमेंट में कितना मनी एलोकेट होना चाहिए, कितना मनी देना चाहिए, शिक्षा में कितना जाना चाहिए, हेल्थ में कितना जाना चाहिए, या ट्रांसपोर्टेशन में कितना जाना चाहिए. तो इस तरह के जो मनी बिल है वो कहाँ इंट्रोड्यूस्ड हुए जाते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली में. ओके. देन आफ्टर वी विल सी हियर Bombay High Court. High Court is the apex of the state judiciary. Judiciary के सबसे हेड में कौन सा होता है? हाई कोर्ट होता है. And each high court has jurisdiction over one or more states and union territories. और हर एक हाई कोर्ट के jurisdiction में एक और दो states आते हैं और union territories आते हैं. All union territories fall within the jurisdiction of the High Court of a neighboring state. जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके नेबरिंग स्टेट के जो हाई कोर्ट होंगे वो उसके अंतर्गत आते हैं. ठीक है. दिल्ली हैज़ इट्स ओन हाई कोर्ट, लेकिन दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है. द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर इज़ कॉमन हाई कोर्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख. ठीक है. अब नाउ ईच हाई कोर्ट हैज़ अ चीफ जस्टिस. हर एक हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होता है. एंड अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट में अपॉइंट. मीन्स हर एक हाई कोर्ट के जज और जो चीफ जस्टिस हैं उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट. द नंबर ऑफ जजेस इज नॉट फिक्स्ड. अब लेकिन जजेस फिक्स नहीं होते. इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. ये स्टेट के अकॉर्डिंग वेरी करते रहते हैं. इस तरह से नाउ आवर दिस चैप्टर इज ओवर. यू हैव टू रीड this chapter carefully and then write down the question answer that I am going to explain in next video. Okay. Thank you, students.